यूनिट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता की समझ। का पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और वाद विवाद, विकासात्मक कार्य और चुनौतियाँ। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ। वृद्धि का तात्पर्य शरीर के अंगों या पूरे जीव के आकार में वृद्धि से है। इसे मापा या परिमाणित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। वृद्धि का तात्पर्य समय के साथ कुछ मात्रा में होने वाले भौतिक वृद्धि से है। इसमें ऊंचाई, वजन, शरीर के अनुपात और सामान्य शारीरिक बनावट के संदर्भ में परिवर्तन शामिल है। वृद्धि आकार में परिवर्तन, अनुपात में पुरानी विशेषताओं को लुप्त होना और नए विशेषताओं का अर्जन है। वृद्धि संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। इस प्रकार वृद्धि का तात्पर्य संपूर्ण या उसके किसी भाग के भौतिक आकार में वृद्धि से है और इसे मापा जा सकता है। एक बच्चे का विकास निम्न विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है न्यूट्रिशन, पोषण, हेल्थ, स्वास्थ्य, स्लीप, निद्रा, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एक्सरसाइज, व्यायाम, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लास्ट है भावनाएं, इमोशंस। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट, विकास। विकास लोगों के बदलने के तरीके का अध्ययन है जो गर्भाधान के पहले क्षण से लेकर जीवन काल से वृद्धावस्था और मृत्यु तक होता है। विकास जन्म से पहले शुरू होता है। गर्भाधान होने से विकास शुरू होता है। परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि विकास जीवन के माध्यम से मृत्यु के क्षण तक एक सतत प्रक्रिया है। यह परिभाषा यह भी बताती है कि विकास व्यक्ति किसी तरह से बदल रहे हैं इसके बारे में है। विकास के भीतर परिवर्तन की दो तरह से जांच की जा सकती है। पहला है मात्रात्मक परिवर्तन, जो एक व्यक्ति के विकास में औसत दर्जे का परिवर्तन दिखता है। इन परिवर्तनों को किसी व्यक्ति के विकास को उसके जीवन के विभिन्न समयों में तुलना करके या एक समान आयु में अन्य लोगों के साथ किसी व्यक्ति के विकास की तुलना करके मापा जा सकता है। मात्रात्मक परिवर्तन के उदाहरण ऊंचाई, वजन या शरीर का तापमान है। दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज, जो एक नए चरण को दर्शाता है जो गुणवत्ता में उस चरण से भिन्न है जो पहले से हो रहा था। उदाहरण रेंगने से चलने की अवस्था तक या बड़बड़ाने वाली अवस्था से शब्दों का उपयोग करके बात करने की शुरुआत होने की अवस्था तक। ये उदाहरण संचलन की गुणवत्ता और संचार की गुणवत्ता में बदलाव दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास के 4 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है। पहला है विकास क्रमबद्ध, अनुक्रमिक और पूर्वानुमान योग्य है। दूसरा है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तीसरा है विकास परिपक्वता और अधिगम से प्रभावित होता है। चौथा है कुछ व्यवहार या कौशल के विकास के लिए जीवन काल के दौरान संवेदनशील अवधि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता वृद्धि और विकास के अंत तक का प्रतीक है। विकास के कुछ पहलुओं में संरचना और कार्यों की परिपक्वता कम उम्र में आती है, जबकि दूसरे में यह बाद में आती है। विकास परिपक्वता और सीखने से आता है। इस अवधारणा का संबंध व्यक्ति के अंदर और बाहर की शक्तियों से है, साथ ही यह एक शारीरिक प्रक्रिया है। यह प्रतिक्रिया आमतौर पर सहज होने के बजाय सीखी जाती है और किसी की उम्र से निर्धारित नहीं होती है। परिपक्वता भी सही समय और जगह के बारे में पता करने के लिए, व्यवहार करने के लिए और उचित रूप से कार्य करने के लिए, जब समाज की स्थिति और संस्कृति के अनुसार रहती है, में शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता की प्रकृति। विकास के सबसे स्पष्ट रास्तों में से एक सिगमंड फ्रायड और फ्रा अलेक्जेंडर द्वारा लंबे समय तक जोड़ दिया गया है। यह परजीवी से है। भ्रूण की सापेक्षिक स्वतंत्रता के लिए माता पिता की पति पत्नी और बच्चे के लिए माता पिता की क्षमता के साथ से है।
माता पिता से रिश्तेदार स्वतंत्रता के लिए, माँ घर पर परजीवीवाद से जीव के विकास के साथ साथ बाध्यता, जिम्मेदारी और उत्पादकता के लिए इसकी बढ़ी हुई क्षमता है। और इसकी क्रम ग्रहणशील आवश्यकताएं बच्चे अपनी शत्रुता, उनकी कामुकता और अन्य आवेगों को नियंत्रित करने और अभिविन्यास विकसित करने के लिए सीखते हैं। बड़े पैमाने पर प्रेम के प्रोत्साहन के माध्यम से परिपक्वता की तीसरी विशेषता हीनता, अहंकार और प्रतिस्पर्धा के प्रसिद्ध नक्षत्र से सापेक्ष स्वतंत्रता है। परिपक्वता के एक अन्य पहलू में अनुकूलन और प्रशिक्षण शामिल हैं, जो सामाजिकरण और वर्चस्व के लिए आवश्यक है। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता शब्द का उपयोग सभी प्रकार के क्रोध, घृणा, क्रूरता और जुझारूता को शामिल करना हमेशा भावनात्मक जलन या खतरे का संकेत होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लक्षण। विकास गर्भाधान से मृत्यु तक पूरे जीवन काल में मनुष्यों की वृद्धि का वर्णन करता है। छात्र यह समझना और व्याख्या करना चाहता है कि लोग जीवन भर कैसे और क्यों बदलते हैं। इसमें शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, अवधारणात्मक और व्यक्तित्व विकास सहित मानव विकास के सभी पहलू शामिल हैं। विकास एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव जीवन के पूरे वर्णक्रम को कवर करती है और विभिन्न व्यक्तियों के बीच एक अलग दर पर होती है। शुरुआती बिंदु और दो अलग अलग मनुष्यों के विकास की दर में भी अंतर है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है और अपने तरीके से विकसित होता है। इस प्रकार विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। नेक्स्ट लाइन है, विकासात्मक परिवर्तन हमेशा एक सीधा रेखा में आगे नहीं बढ़ते हैं, जबकि विभिन्न शारीरिक और मानसिक लक्षणों का विकास निरंतर है। यह कभी भी एक समान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति निरंतर अपने तरीके से बदलता रहता है, जबकि कुछ दिखावे और व्यवहार लक्षण निरंतर बने रहते हैं। जैविक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विकास और एकीकरण के स्तर व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। फिर भी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके शारीरिक कार्य, मानसिक क्षमता या व्यक्तित्व संगठन के विकास के किसी भी चरण में एकीकरण का अभाव है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रकृति। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, विकास आजीवन होता है, यानी यह गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। इसमें लाभ और हानि दोनों सम्मिलित हैं, जो पूरे जीवन काल में गतिशील एक पहलू में बदलाव दूसरे के परिवर्तन के साथ में अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा है मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक। व्यक्ति के जीवन काल में विकास में अंतर संबंध होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल, विकास बहुदिशात्मक होता है। विकास के दिए गए आयाम के कुछ आयाम या घटक बढ़ सकते हैं, जबकि अन्य वृद्धि दिखाते हैं। उदाहरण के लिए वयस्कों के अनुभव उन्हें समझदार बना सकते हैं और उनके निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। हालांकि आयु में वृद्धि के साथ किसी के प्रदर्शन में गति की आवश्यकता वाले कार्यों में कमी होने की संभावना है, जैसे दौड़ना। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स, विकास कई विषयों की चिंता है। मनोविज्ञान, नृविज्ञान, समाजशास्त्र और न्यूरोविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों मानव विकास का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जीवन काल में विकास के उत्तर प्रदान करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, विकास अत्यधिक लचीला है, अर्थात व्यक्ति विकास में मनोवैज्ञानिक विकास में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। हालांकि नमनीयता व्यक्तियों में भिन्न होती है। इसका मतलब है कि कौशल और क्षमताओं को पूरे जीवन काल में सुधार या विकसित किया जा सकता है। एज ग्रुप और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास का चरण। बर्थ, जन्म से 2 वर्ष, इसको इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था। 2 से 6 साल प्रारंभिक बाल्यावस्था। 6 से 12 साल उत्तर बाल्यावस्था। 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। 18 वर्ष से 40 वर्ष युवा वयस्कता। 40 से 65 वर्ष परिपक्व वयस्कता। 65 वर्ष से अधिक आयु की वयस्कता। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कुछ सिद्धांत। पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत।
विकास निरंतरता के सिद्धांत का पालन करता है जो गर्भाधान से शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त होता है। यह जीवन में कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरलिटी टू स्पेसिफिसिटी, सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत। विकास प्रक्रिया बच्चे द्वारा दिखाए गए सामान्य प्रतिक्रियाओं से शुरू होती है। जैसे ही वह बाद के चरणों से गुजरता है वह विशिष्ट व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन, अंतर संबंध का सिद्धांत। एक व्यक्ति का विकास जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित अंतर संबंध के माध्यम से परिलक्षित होता है। किसी भी पहलू में विकास दूसरे पहलू को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन, अंतःक्रिया का सिद्धांत। अंतःक्रिया का सिद्धांत बताता है कि एक व्यक्ति आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। दूसरे शब्दों में अंतःक्रिया बच्चे की शक्तियों के भीतर और बाहर होती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट, दर में अंतर का सिद्धांत। दर में अंतर यह दर्शाता है कि व्यक्ति विकास की दर में भिन्न है। लड़कियों और लड़कों में विकास की दर में अंतर होता है। जैसे कि विकास के शुरुआती चरण में लड़कियों में तुलना में लड़कों की तुलना में तेजी से विकास होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक के एकीकरण को संदर्भित करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी, पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात विकास के स्वरूप और अनुक्रम की एक रूपता की सहायता से हम बच्चे के विकास और विकास के एक विशेष चरण में एक या अधिक पहलुओं में व्यवहार का काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्वेंटियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट कैन बी सीन इन 2 डायरेक्शंस। विकास के अनुक्रमिक स्वरूप को 2 दिशाओं में देखा जा सकता है। पहला है कफेलो-कूडल सीक्वेंस, शीर्षगामी अनुक्रम। इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, वह बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में फिर वह खड़ा होकर चल सकता है। दूसरा है प्रॉक्सिम मॉडिस्टल सीक्वेंस, अधोगामी अनुक्रम। इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। उदाहरण के लिए बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है। बच्चों ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डोमेन्स इन अ चाइल्ड आर द डेवलप्ड इन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक फैशन। एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र एक एकीकृत और समग्र निर्माण के में विकास है। एक बच्चे के समग्र दृष्टिकोण में विकास में शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, संवेदी, संज्ञानात्मक और संचार अर्थात भाषा का विकास शामिल है। विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और वर्धित कामकाज के लिए संरचना में होने वाली वृद्धि से है। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का एक उत्पाद है। द मेजर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज आर डेवलप्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक प्रोसेस। विकास के प्रमुख क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा एक एकीकृत और समग्र विकास प्रक्रिया में विकसित होते हैं। आइए संक्षेप में समझते हैं। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। यह जीवन भर मनुष्यों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। यह किसी समस्या को तर्क करने, सोचने, समझने और हल करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। यह जीवन भर सामाजिक कौशल और मूल्य के विकास को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह भाषा को समझने, देखने और उपयोग करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। मोटर डेवलपमेंट।
शारीरिक विकास को संदर्भित करता है और एक क्रियात्मक कौशल वह क्रिया है जिसमें मांसपेशियों का उपयोग करना शामिल होता है। इसमें है ग्रॉस मोटर स्किल्स, सकल गत्यात्मक कौशल, बड़ी गतिविधि है जो एक बच्चा अपने हाथों, पैरों या अपने पूरे शरीर के साथ करता है। इसलिए रेंगना, दौड़ना और कूदना सकल गत्यात्मक कौशल है। 6 से 12 महीने की आयु तक शिशु मंदगति से चलने, खड़े होने या चलने में सक्षम हो सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, छोटे कार्य हैं। जब एक बच्चा अपनी उंगली और अंगूठे के बीच चीज़ों को उठाता है या रेत में अपने पैर की उंगलियों को छटपटाता है तो वह अपने सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उपयोग करता है। लेकिन यह सिर्फ उंगलियों और पैरों की उंगलियों के बारे में नहीं है। जब बच्चा अपने होंठ और जीभ का उपयोग स्वाद और महसूस करने के लिए करता है तो वह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उपयोग करता है। शारीरिक गत्यात्मक विकास में उंगलियां, अंगूठों की मांसपेशियां अंतिम विकास हैं। मेजर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रमुख चरण। पहला है पेरेंटल, प्रसव पूर्व। गर्भाधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व अवधि के रूप में जाना जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चा मां के गर्भ के अंदर विकसित होता है और प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग अलग चरणों से गुजरते हुए परिपक्व हो जाता है। इसके 3 चरण हैं जिनमें शामिल हैं जर्मिनल पीरियड, निषेचन अवस्था, गर्भाधान के बाद पहले 2 सप्ताह। एम्ब्रियोनिक पीरियड, भ्रूणी अवस्था, गर्भाधान से 8 सप्ताह। फेटल पीरियड, गर्भस्थ अवस्था, जन्म तक 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह। दूसरा है इन्फेंसी, शैशवावस्था। विकास की तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता है। इस अवधि में गत्यात्मक विकास के जबरदस्त चरणों में से एक की विशेषता है। गत्यात्मक शब्द का तात्पर्य पेशी गति से है। बच्चा विशिष्ट मांसपेशी नियंत्रण प्राप्त करना शुरू कर देता है ताकि वह कुछ स्वैच्छिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सके। बच्चे को बैठने और फैलने का नियंत्रण विकसित हो जाता है। वह हाथ से किसी वस्तु तक पहुंचने की क्षमता विकसित करता है, उसे पकड़ता है और उसमें परिवर्तन करता है। बच्चा शब्दों और उद्देश्यों दोनों के माध्यम से संवाद करना सीखता है। बुद्धि का विकास भी काफ़ी तेज होता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अवधि आमतौर पर 2 से 12 वर्ष की आयु के दौरान होती है, जिसे आगे पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के रूप में विभाजित किया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। इस अवधि के दौरान विकास दर शैशवावस्था की तुलना में धीमी और स्थिर होता है। मस्तिष्क अपने संपूर्ण भार का 90% प्राप्त करते हुए तेजी से बढ़ता जाता है। इस अवधि में प्रत्यक्ष वरीयता चाहे बाएं हाथ या दाएं हाथ का स्थापित की जाती है। इस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। बच्चे फेंकना और दौड़ना जैसे गत्यात्मक कौशल सीखते हैं। बच्चे के चिंतन का तेजी से विकास होता है और उसकी सूचनाओं का भंडार तेज गति से बढ़ता है। विद्यालयी आयु के बच्चे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं। बच्चे अपनी क्षमताओं, उपस्थित और विशेषताओं की तुलना अपने साथियों से करते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंट। इस अवस्था इसे बाल्यावस्था और अवयस्कता के बीच एक परिवर्तनकालीन अवधि माना जाता है। इस समय के दौरान अंतिम ऊंचाई प्राप्त की जाती है। आंतरिक अंग और प्रणालियां वयस्क आकार तक पहुंच जाती हैं और यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती हैं। लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले होता है। बच्चे अमूर्त शब्दों में चिंतन की क्षमता विकसित करते हैं। इस समय के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव और संघर्षों के कारण किशोरावस्था के दौरान मनोवैज्ञानिक अव्यवस्था अपेक्षाकृत अधिक सामान्य है। डिबेट्स ग्रोथ डिबेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि और विकास पर कुछ विवाद हैं। नेचर वीएस नर्चर, प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति बनाम पोषण वाद विवाद मनोविज्ञान में सबसे पुराने मुद्दों में से एक है। वाद विवाद का केंद्र मानव विकास के लिए आनुवंशिक विरासत और पर्यावरणीय कार्यों के सापेक्ष योगदान है। शब्द प्रकृति का अर्थ है कि आनुवंशिक प्रभावों और आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चों में क्या आता है, अर्थात यह उस समय से बच्चे में निहित कारकों के प्रभाव को दर्शाता है जब वह गर्भ में स्थित होता है। दूसरी ओर पोषण शब्द का अर्थ बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभाव से है, अर्थात वे सभी संदर्भ कारक जो हम पर प्रभाव डालते हैं, जिनमें प्रारंभिक बचपन की धारणाएं, हमारे सामाजिक रिश्ते और हमारे आसपास का समाज शामिल है।
यह बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति बनाम पोषण विवाद इस शब्द की चिंता करता है कि मानव व्यवहार पर्यावरण से या किसी व्यक्ति के जीन से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी व्यक्तिगत गुण आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। आनुवंशिकता संभावित जैविक सीमाओं को निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण उस स्तर को निर्धारित करता है जिससे विकास संभव है। कॉन्टिन्यूटी वीएस डिसकंटिन्यूटी, निरंतर बनाम अनिरंतरता। निरंतरता अनिरंतरता यह बताती है कि कैसे विकासात्मक घटनाएं जीवन के चरणों या अलग अलग चरणों की एक श्रृंखला में एक सहज प्रगति को प्रकट करती है। अनिरंतरता दृष्टिकोण विकास को विशिष्ट और अचानक परिवर्तनों के रूप में मानता है, जिसमें गुणात्मक अनुभवों पर जोर दिया जाता है जो प्रत्येक चरण में भिन्न होते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में अनिरंतरता असंततता दुनिया को समझने के लिए नए तरीकों को संदर्भित करती है जो विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरती है। असंबद्धता दृष्टिकोण चरण सिद्धांतों को जन्म देता है, जहां विकास को सीढ़ियों पर चढ़ने के रूपक के साथ चित्रित किया जाता है, जहां प्रत्येक चरण पिछले चरण की तुलना में कार्य करने का एक उन्नत तरीका दर्शाता है। थर्ड है यूनिवर्सलिटी वीएस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ। व्यक्ति का विशिष्ट विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। अनुक्रमिकता और समान पैटर्न का सिद्धांत सार्वभौमिकता के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर जाता है। विकास की सार्वभौमिक धारणा मानती है कि विकास का मार्ग सभी व्यक्तियों के लिए समान है। उदाहरण के लिए शैशवावस्था से वयस्कता तक शुरू होने वाले विकास के चरण सभी व्यक्तियों के लिए आम हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक मनुष्य संस्कृति, समुदाय और समाज के बावजूद विकास के अनुक्रमिक पैटर्न से गुजरता है। संस्कृतियों, समुदाय, समाज और व्यक्तियों के में विकासात्मक परिवर्तन किस हद तक भिन्न है, यह संदर्भ विशिष्ट विकास का एक मुद्दा है। एक संस्कृति में अनुसरण किए गए विकास का मार्ग दूसरी संस्कृति में अनुसरण किए गए मार्ग से काफ़ी अलग हो सकता है। यह मुद्दा बताता है कि विकास समाज, संस्कृति, व्यक्ति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ में होता है। उदाहरण के लिए एक जनजातीय पृष्ठभूमि के व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का एक समूह हो सकता है जो शहरी क्षेत्र से के व्यक्ति से भिन्न हो। नेक्स्ट है एक्टिविटी वीएस पैसिविटी, सक्रियता बनाम निष्क्रियता। गतिविधि का पहला मुद्दा मानता है कि विकास प्रक्रिया में व्यक्ति सक्रिय है। दूसरी ओर विकास में निष्क्रियता से पता चलता है कि व्यक्ति स्वीकार करता है क्योंकि यह विकास के मार्ग में जो कुछ भी आ रहा है उसे स्वीकार करता है। दूसरे शब्दों में मनोवैज्ञानिक विकास को व्यक्तियों की निष्क्रियता के उत्पाद के रूप में व्याख्या करते हैं। मानते हैं कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आने वाले परिवर्तन को स्वीकार करता है। पांचवा है स्टेबिलिटी वीएस चेंज, स्थिरता बनाम परिवर्तन। स्थिरता का मतलब होता है स्थिरता, स्थिर होने की गुणवत्ता, अवस्था या अंश है। परिवर्तन एक क्रिया या प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कुछ अलग होता है। प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर अधिक प्रभावकारी है, व्यक्तित्व विकास पर कम प्रभावशाली। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो बहिर्मुखी होता है वह बड़ा होकर एक निर्वातमान चुलबुला वयस्क होता है। एक बच्चा जो अंतर्मुखी होता है वह बड़ा होकर बाहर जाने वाला चुलबुला वयस्क हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के बीच अंतर। वृद्धि यह शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है। विकास व्यक्ति में समग्र परिवर्तनों को संदर्भित करती है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। इसमें क्वालिटेटिव होता है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव। मात्रात्मक पहलू के साथ गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। वृद्धि जीवन भर नहीं होती है, विकास जीवन भर चलता रहता है। परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है, विकास प्रगतिशील है। यह कोशिकाओं के गुणन के कारण होता है। विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ क्रिया दोनों के कारण होता है। बुद्धि कोशिकीय है, विकास संगठनात्मक है। वृद्धि के विकास प्रक्रिया के कुछ हिस्सों में से एक है। विकास एक व्यापक शब्द है। वृद्धि को शरीर के विशेष पहलुओं में परिवर्तन और जीव के व्यवहार का वर्णन करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापन के विषय हैं। वे प्रकृति में मात्रात्मक और अवलोकन योग्य हो सकते हैं। विकास एक पूरे के रूप में जीव में परिवर्तन का वर्णन करता है। विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है जो सीधे मापना मुश्किल है। उनका मूल्यांकन विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार के गहन अवलोकन के माध्यम से किया जाता है।
वृद्धि विकास के बिना भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। विकास बिना वृद्धि के संभव है। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य। एक विकासात्मक कार्य वह होता है जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में या उसके आसपास अनुमानित रूप से और निरंतर उत्पन्न होता है। उनका मानना था कि अधिगम जीवन के लिए बुनियादी है और लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। उनके अनुसार विकासात्मक कार्य एक ऐसा कार्य है जिसे एक व्यक्ति को विशेष जीवन काल में हल करना होता है और कर वह इसे हल करना चाहता है। वे लिखते हैं, विकासात्मक कार्य व्यक्ति की आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का मध्य मार्ग है। सबसे पहले कुछ कार्य मुख्य रूप से शारीरिक परिपक्वता पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए किशोरावस्था के दौरान विपरीत लिंग के साथ चलना, बात करना और स्वीकार व्यवहार करना सीखना। विकासात्मक कार्यों के एक अन्य स्रोत में व्यक्तिगत मूल्य और आकांक्षाएं शामिल है। ये व्यक्तिगत कारक व्यष्टि विकास और पर्यावरणीय कार्यों के बीच अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं और विशिष्ट विकासात्मक कार्यों के उद्भव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए एक निश्चित व्यावसायिक मार्ग का चयन करना। विकासात्मक कार्यों का तीसरा स्रोत सामाजिक, संरचनात्मक और सांस्कृतिक बलों से संबंधित है। इस तरह के प्रभाव उदाहरण विवाह के लिए न्यूनतम आय और सांस्कृतिक रूप से साझा विकास की अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क, विकास कार्यों की विशेषताएं। प्रत्येक समाज या संस्कृति के कुछ मानक होते हैं। सदस्यों को इन मानदंडों का पालन करना चाहिए। तीसरा, ये मानदंड कुछ आवश्यक कौशलों के संदर्भ में हैं। चौथा, इन कौशलों पर महारत हासिल करने से खुशी मिलती है और असफलता से दुख होता है। पाँचवां, कौशल आयु समूहों में से संबंधित है। छठवां, एक सामाजिक आर्थिक समूह से दूसरे में मानदंड। पर्पस ऑफ डेवलपमेंट टास्क, विकासात्मक कार्यों का उद्देश्य क्या होता है। एलिजाबेथ बी हॉलॉक के अनुसार विकास कार्य निम्नलिखित 3 उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। वे इस व्यक्ति को यह जानने में सक्षम बनाने के लिए दिशा निर्देश है कि एक निश्चित आयु में समाज उससे क्या अपेक्षा करता है। विकासात्मक कार्य व्यक्ति को वह करने के लिए प्रेरित करते हैं जो सामाजिक समूह उसके जीवन के दौरान कुछ चीज़ों को करने की अपेक्षा करता है। तीसरा है, विकासात्मक कार्य व्यक्ति को यह दिखाने का काम करते हैं कि आगे क्या है और जीवन काल में विकास के अगले चरण में पहुंचने पर वह क्या करने की उम्मीद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हजार्ड्स रिलेटेड टू डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्यों से संबंधित खतरे। पहला है, व्यक्ति की उचित अपेक्षा शारीरिक या मनोवैज्ञानिक सीमाओं में। दूसरा है, एक विकासात्मक चरण को दरकिनार करना, प्रत्येक चरण के माध्यम से जीना चाहिए। तीसरा है, विकासात्मक कार्य सीखने के अवसर का अभाव। चौथा है, मार्गदर्शन का अभाव। पांचवा है, प्रेरणा की कमी। छठवां है, खराब स्वास्थ्य। सातवां है, अन्य एक निम्न बौद्धिक स्तर। फैक्टर्स प्रोमोटिंग डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा देने वाले कारक। विकासात्मक कार्यों को सीखने के अवसरों का प्रावधान। विकासात्मक कार्यों को सीखने में पर्याप्त मार्गदर्शन। प्रेरणा का विकास करना। अच्छा स्वास्थ्य। बुद्धि का उपयुक्त स्तर। छठवां है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। डेवलपमेंट टास्क एट वेरियस स्टेजेस, विभिन्न चरणों में विकासात्मक कार्य। पहला, बर्थ टू 6 ईयर्स, जन्म से 6 साल तक। चलना सीखता है, ठोस आहार लेना सीखता है, बात करना सीखता है। चौथा, शरीर के अपशिष्टों के निष्कासन को नियंत्रित करना सीखता है। सेक्स अंतर सीखना, शारीरिक स्थिरता प्रदान करना, सामाजिक और भौतिक वास्तविकता की सरल अवधारणाएं बनाना, माता पिता, भाई बहनों और अन्य लोगों से भावनात्मक रूप से खुद को जोड़ना सीखना, सही और गलत में फर्क करना सीखना और विवेक का विकास करना। दूसरा है 6 to 12 ईयर्स, 6 से 12 साल। शारीरिक कौशल सीखना, साधारण खेल, बढ़ते हुए जीव के रूप में स्वयं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना। तीसरा है, उम्र के साथियों के साथ घुलना मिलना सीखना। चौथा है, उचित लैंगिक भूमिका सीखना, यानी पुरुष या स्त्री की भूमिका। पाँचवां, पढ़ने लिखने और गणना करने में मौलिक कौशल विकास विकसित करना। छठवां है, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अवधारणाओं का विकास करना। सातवां है, विवेक, नैतिकता और मूल्यों का विकास करना। आठवां है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। नौवां है, सामाजिक समूहों और संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। एडोलेसेंट, 12 से 20 साल तक, किशोरावस्था, अपने शरीर को स्वीकार करना। दूसरा है, एक पुरुष या स्त्री भूमिका स्वीकार करना। तीसरा है, माता पिता और अन्य वयस्कों पर निर्भरता में भावनात्मक होना।
चौथा है दोनों लिंगों के आयु साथियों के साथ नए संबंध स्थापित करना। पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता या आश्वासन प्राप्त करना। छठवां है व्यवसाय की तैयारी का चयन करना। सातवां है नागरिक क्षमता के लिए आवश्यक अवधारणाओं का विकास करना। आठवां है बौद्धिक कौशल या विकास करना। नौवां है सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार का विकास करना। 10वां है विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी। 11वां है सामंजस्यपूर्ण नैतिक और वैज्ञानिक मूल्यों का विकास करना। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल एक्सेट्रा, डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। विकास के क्षेत्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि विकास में विचलन और इसके निहितार्थ। शारीरिक विकास वह प्रक्रिया है जो मानव सहस्रावस्था में शुरू होती है और किशोरावस्था के साथ साथ स्थूल और सूक्ष्म मोटर कौशल पर केंद्रित उत्तर किशोरावस्था में जारी रहती है। यह मानव शरीर को संरचना, रूप और कार्य देता है और इसी तरह इसमें मस्तिष्क, मांसपेशियों, इंद्रियों, अंगों, हड्डियों, शरीर में परिवर्तन आदि शामिल हैं। और एक व्यक्ति अपने शरीर का उपयोग किस रूप में करता है, जैसे पेशी विकास में आदि भी शामिल है। एरियाज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के क्षेत्र। पहला है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। हमारे शारीरिक लक्षण ज़्यादातर वंशानुक्रम में प्राप्त होते हैं। इसमें लंबाई और वजन, शारीरिक संरचना, शरीर की संरचना, मांसपेशियों की वृद्धि जैसे लक्षण शामिल हैं। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, अधिगम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। किसी व्यक्ति की ग्रंथियों की प्रणाली, व्यक्तित्व और व्यवहार को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। ये ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों को आगे और निम्न रूप में विभाजित किया जाता है: पिट्यूटरी, अधिवृक्क, थायराइड, अग्नाशय और यौन ग्रंथि। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। एक व्यक्ति जिसके पास एक अधिक और जटिल और विकसित तंत्रिका तंत्र है में उन्नत बौद्धिक क्षमता होती है। विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से संबंधित है। संज्ञान धारणा, स्मृति, समझ, ज्ञान आदि है। इसे केवल ज्ञान प्राप्त करने, प्रसंस्करण, आयोजन और उपयोग करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संज्ञान के विकास का अर्थ इन सभी क्षमताओं का विकास करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और जानकारी को कैसे संशोधित करते हैं। यह विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित है, जिसमें याद रखना, समस्या समाधान और निर्णय लेना शामिल है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने इंद्रिय अंग देखने, सुनने, छूने, सूंघने और चखने और सूंघने और चखने का उपयोग करके अपने मस्तिष्क में जानकारी दर्ज करके और अपनी स्मृति से इसे कुशलता से प्राप्त करके अपने पर्यावरण को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए दिव्या अपने साथियों की तरह एक बहुत ही जिज्ञासु है। वह इसके बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने पर्यावरण की खोज करती रहती है। वह अपने पर्यावरण में खिलौने और पहेलियों और अन्य वस्तुओं के साथ खेलना पसंद करती है, जो उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे चिंतन, तर्क, समस्या समाधान की क्षमता और स्मृति विकास को बढ़ाती है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। यह अपने आसपास की चीज़ों को सीखने और समझने के लिए जानकारी का पता लगाने और संसाधित करने की क्षमता का विकास है। एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं, उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह इन अवसरों से सीखकर अपनी मानसिक क्षमताओं का जोड़ सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, अनुभव, अभिव्यक्ति, समझ और जन्म से भावनाओं का नियमन और बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कता में इन क्षमताओं में वृद्धि और परिवर्तन है। संवेगों का विकास तंत्रिका, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक विकास के साथ होता है और एक विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उभरता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास के निर्धारक। सामाजिक आर्थिक स्थिति पहला है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सभी उम्र के निम्न वर्ग के बच्चों के में मध्यम और उच्च वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों की तुलना में अधिक भय होता है। वे हिंसा से डरते हैं, जो मध्यम और उच्च वर्ग के बच्चों को बहुत कम परेशान करती हैं। दूसरा है गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य सुखद भावनाओं को प्रभुत्व को प्रोत्साहित करता है, जबकि खराब स्वास्थ्य अप्रिय भावनाओं को प्रभुत्व को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ संबंध। माता पिता या भाई बहनों के साथ एक काल्पनिक संबंध बच्चों में तीव्र अप्रिय भावनाओं को जगाएगा। एक स्वस्थ संबंध व्यक्तियों के तनाव से निपटने में मदद करता है।
नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास के लक्षण। भावनाएं अनुभूति की उपज हैं। नेक्स्ट है जन्म के तुरंत बाद भावनाएं शुरू होती हैं। भावनाएं में विस्थापन की गुणवत्ता होती है। भावनाएं व्यक्तिपरक और विशुद्ध रूप से अविभाज्य हैं। शारीरिक परिवर्तनों के साथ भावनाएं होती हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास से तात्पर्य उस तरीके से है जिस तरह से एक बच्चा दूसरे के साथ बातचीत करना सीखता है और दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करता है। यह उसके सामाजिक संदर्भ में संबंधित है जिसमें उसके माता पिता, भाई बहन, सहकर्मी, पड़ोसी, शिक्षक और रिश्तेदार शामिल हैं और बच्चे के रवैये पर इनका प्रभाव पड़ता है। इसमें एक व्यक्ति के पारस्परिक संबंध, उसके अर्जित सामाजिक कौशल और मूल्य और जिस तरह से एक व्यक्ति समाज में समायोजित होता है शामिल है। एक बच्चा अपने सामाजिक वातावरण के माध्यम से जितना अधिक सामाजिक संपर्क प्राप्त करता है, सामाजिक विकास की दर उतनी ही अधिक होती है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। यह जीवन में मानव में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। इसमें शरीर, मस्तिष्क, पेशी कौशल, स्वस्थ और कल्याण में वृद्धि और परिवर्तन शामिल है। उसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। यह समस्या के तर्क, सोचने, अनुभव करने और हल करने की क्षमता में विकास को संदर्भित करता है। इसमें संकायों का विकास शामिल है जो सीखने, भाषा, सोच, तर्क और सृजनात्मकता का समर्थन करते हैं। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। यह जीवन भर सामाजिक कौशल और मूल्यों को विकास के संदर्भित करता है। मनुष्य समाज में सामाजिक मानदंडों के अनुसार अनुकूलन करना सीखता है और समाज को समझता है। तीसरा है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेदनात्मक विकास। यह अपनी भावनाओं और साथ ही साथ दूसरे की भावनाओं को भी नियंत्रित करने और प्रबंधित करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। इसमें भावनाओं का विकास, भावनात्मक परिपक्वता और भावनात्मक बुद्धि शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है दीज डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड एस। यह विकास के निम्नलिखित पक्ष के रूप में परस्पर जुड़े हुए हैं। एक बच्चे की दो या दो से अधिक भाषाएं बोलने की क्षमता उसके संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है। एक बच्चे की नई चीज़ों को सीखने की क्षमता दूसरों से या समाज के साथ अंतरक्रिया करने की उसकी क्षमता से संबंधित है। एक बच्चे की शारीरिक अक्षमता, श्रवण हानि, कक्षा में भाग लेने की उसकी क्षमता से संबंधित है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विकास की प्रक्रिया एक एकीकृत और समग्र रूप में विकसित होती है। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंट नीड्स, चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। किशोरावस्था को समझना, संस्थागत समर्थन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ। किशोरावस्था शब्द लैटिन शब्द एडोलेसेर से लिया गया है जिसका अर्थ है बढ़ना या परिपक्व होना। यह बचपन और अवयस्कता के बीच संक्रमण की अवधि है जिसमें शरीर और दिमाग में कई बदलाव शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किशोरावस्था को 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच के जीवन के एक चरण के रूप में परिभाषित करता है जिसमें शारीरिक विकास, भावनात्मक, मनोसामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार बचपन से वयस्कता में परिवर्तन होता है। ये बदलाव आमतौर पर लड़कों की तुलना में लड़कियों में से 1 या 2 साल पहले होते हैं। कुछ परिवर्तन बाहरी रूप से दिखाई देते हैं और कुछ आंतरिक। ये परिवर्तन सामान्य और प्राकृतिक हैं और लड़कों और लड़कियों दोनों में विभिन्न हार्मोनों के स्राव के कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक जी स्टैनली हॉल ने 1904 में अपने लिखित कार्य किशोरावस्था में तूफान और तनाव शब्द गढ़ा था। तो ये याद रखिएगा, स्टैनली हॉल ने 1904 में ये तूफान और तनाव का अवस्था कहा। यह किशोरों द्वारा प्रदर्शित आत्मनियंत्रण के घटे हुए स्तर और संवेदनशीलता के बढ़े हुए स्तरों का वर्णन करता है। इस शब्द का प्रयोग हॉल द्वारा किया गया था क्योंकि किशोरावस्था अपरिहार्य उथल पुथल की अवधि है। तो इस उथल पुथल किसने किया? हॉल ने, जो बचपन से वयस्कता के में संक्रमण के दौरान होती है। स्टॉर्म, तूफान, आत्मनियंत्रण के घटे हुए स्तर को संदर्भित करता है और तनाव संवेदनशीलता के बढ़े हुए स्तर को संदर्भित करता है। हॉल द्वारा वर्णित तूफान और तनाव की 3 मुख्य श्रेणियां हैं। पहले, माता पिता के साथ संघर्ष। किशोर माता पिता और शिक्षकों जैसे प्राधिकरण के आंकड़ों के खिलाफ विद्रोह करते हैं क्योंकि वे अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता चाहते हैं। दूसरा है मूड डिस्रप्शन, मनोदशा में व्यवधान, हार्मोनल परिवर्तन और किशोरावस्था का मनोवैज्ञानिक तनाव भावनाओं में बेकाबू बदलाव का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है रिस्की बिहेवियर, जोखिम भरा व्यवहार। उत्तेजना और भावनात्मक अपरिपक्वता के लिए एक न्यूरोलॉजिकल आवश्यकता के संयोजन से किशोरावस्था के दौरान जोखिम लेने वाले व्यवहार में वृद्धि होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस,
किशोरावस्था की ये विशेषताएं। पहला है ग्रोथ स्पर्ट, विकास उछाल। दूसरा है शारीरिक बनावट स्वयं की छवि तय करती है। तीसरा है स्वयं की खोज। चौथा है स्वतंत्रता की इच्छा और अपनाना, अपनी पहचान साबित करना। इगोसेंट्रिज्म, आत्म केंद्रवाद की भावना, भावनात्मक रूप से असंतुलित, इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। जिज्ञासा और प्रयोग, क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज़ को और उसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है साथियों का प्रभाव माता पिता के स्नेह से अधिक है। रिश्तों का दृष्टिकोण बदलना, आदर्शवाद और धर्म परंपराओं और नैतिक मूल्यों के साथ टकराव, जीवन और दुनिया के बारे में दीर्घकालिक सोच का अभाव, एक समस्या के बजाय एक संपत्ति के रूप में देखे जाने की इच्छा। नीड्स एंड कॉन्सर्न्स ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की आवश्यकताएं और चिंताएं। फिजिकल ग्रोथ नीड्स एंड कॉन्सर्न्स, शारीरिक विकास की जरूरतें और चिंताएं। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तनों की प्रक्रिया का यौवनारंभ कहते हैं। यह लड़कियों के लिए लगभग 10 साल और लड़कों के लिए 13 साल से धीरे धीरे शुरू होता है। लड़कियों में ये बदलाव लड़कों से पहले शुरू हो जाते हैं और पहले 3 या 4 साल में वे काफ़ी तेज़ी से परिपक्व होती दिखाई देती हैं। इसके बाद लड़के पकड़ लेते हैं। ऐसी ही एक चिंता है शारीरिक छवि का विकास और किशोर के आत्मसम्मान पर इसका प्रभाव। आत्मसम्मान स्वयं को मनुष्य के रूप में सम्मान देने और समाज में अपने व्यक्तिगत मूल्य और स्थान की भावना का एक उपाय है। आत्मसम्मान आत्मसम्मान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरा है साइकोलॉजिकल नीड्स एंड कॉन्सर्न्स, मनोवैज्ञानिक जरूरतों और चिंताएं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और चिंताएं, किशोरावस्था मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और विकास का एक चरण है जो पहचान के गठन की ओर ले जाता है। स्वयं की धारणा और परिवेश की धारणा और स्वयं के बारे में धारणा बनाना। किशोरों की पूर्ण आवश्यकताओं के कारण सामान्य मनोवैज्ञानिक चिंताएं हैं। पहला है अपूर्ण विकासात्मक पारिवारिक मुद्दे, भय और अपराध बोध, क्रोध, कुंठा, पारिवारिक संकट, बचपन या किशोरावस्था की चिंताएं, तलाक, पालन पोषण और विवाह की तैयारी। उसके बाद है अपूर्ण व्यक्तिगत मुद्दे, चिंता, अकेलापन, अवसाद, क्रोध, अपराध बोध, कम आत्मसम्मान, तनाव, शोक, रिश्ते के मुद्दे, पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य खराब, नशीली दवाओं की कठिनाइयाँ और सैन्य पारिवारिक जीवन के मुद्दे। के बाद है अनमेट रिलेशनशिप इशूज़, अपूर्ण संबंधित मुद्दे, रूममेट प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की मुश्किलें, वैवाहिक मुद्दे और यौन संबंधी चिंताएं। इमोशनल नीड्स एंड कॉन्सर्न्स, भावनात्मक ज़रूरतें और चिंताएं। इस चरण की भावनात्मक चिंताएं इस प्रकार है। इमोशनल लेबिलिटी, भावनात्मक अस्थिरता, भैया इनएबिलिटी होगा यहाँ पे, लेबिलिटी लिखा है। इस पल में वे सोच सकते हैं कि उनके शिक्षक माता पिता सबसे अच्छे हैं और दूसरी बार उन्हें लगता है कि वे सबसे बुरे हैं। किसी के लिए अत्यधिक प्रेम और किसी के लिए अत्यधिक घृणा महसूस करें। इम्पल्सिवनेस, आवेग, भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं, आक्रामक व्यवहार, रोड रेज और बढ़ती संख्या। आत्महत्याएं भावनाओं को नियंत्रित न कर पाने के कुछ उदाहरण हैं। एक्साइटमेंट, उत्साह, उत्तेजना के लिए इस तरह की लालसा जिसे अधिकांश वयस्कों को समझना मुश्किल लगता है, वे प्रयोग में लिप्त हो सकते हैं जो खतरनाक हो सकता है। इंटीमेसी, अंतरंगता, प्यार की लालसा और प्यार की भावना उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि मोह, आकर्षण और वासना और कुछ नहीं बल्कि प्यार है। बिहेवियरल नीड्स एंड कॉन्सर्न्स, व्यवहारिक जरूरतें और सरोकार। किशोर चाहते हैं कि उनके माता पिता नियमों और सीमाओं के बारे में स्पष्ट और सुसंगत रहें, लेकिन साथ ही वे उनकी बढ़ती स्वतंत्रता और खुद के लिए निर्णय लेने की क्षमता पर किसी भी प्रतिबंध से नाराज हो सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशंस, प्रयोग और अन्वेषण। किशोरावस्था वह समय है जब लोग दुनिया के बारे में जानने और उसमें अपनी जगह खोजने के लिए सबसे पहले गंभीरता से शुरुआत करते हैं। यह पूरी तरह से सामान्य विकासात्मक मुद्दा है, हालांकि इसमें नए अनुभवों को आजमाना शामिल है, जिनमें से कुछ जोखिम भरे या खतरनाक भी हो सकते हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस फॉर गाइडेंस, स्वतंत्रता बनाम मार्गदर्शन के लिए निर्भरता। हालांकि स्वतंत्र होने का अर्थ केवल स्वतंत्र महसूस करने से कहीं अधिक है। इसका अर्थ यह भी है कि निर्णय लेने में सक्षम होना और कार्रवाई के एक समझदार पाठ्यक्रम का चयन करना। यह समकालीन समाज में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षमता है, जहाँ कई किशोरों को कम उम्र में स्वतंत्रता निर्णय निर्माता बनने के लिए मजबूर किया जाता है। पांचवा है सोशल नीड्स एंड कॉन्सर्न, सामाजिक जरूरतें और सरोकार। दोस्ती का विकास और साथियों के समूह की भागीदारी। किशोरावस्था के दौरान बचपन के विशिष्ट निर्भरता से वयस्कता की विशिष्ट स्वायत्तता की ओर आंदोलन होता है।
किशोरावस्था में सामाजिक संक्रमण का सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है, जो व्यक्तियों द्वारा अपने साथियों के साथ बिताए जाने वाले समय में वृद्धि। किशोरों के परिवार के नियमों और विनियमों को देखने के तरीकों से बदलाव उनके माता-पिता के बीच बढ़ती असहमति में योगदान कर सकते हैं। इस चरण के दौरान पारिवारिक संघर्ष एक मुफ्त लड़ाई की तुलना में दिन-प्रतिदिन के मुद्दों पर कलह का रूप लेने की अधिक संभावना है। छठवां है स्कॉलास्टिक नीड्स एंड कंसर्न्स, शैक्षिक आवश्यकताएं और सरोकार। किशोरावस्था से संबंधित शैक्षिक मुद्दे उन किशोरों से संबंधित हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक मुद्दों के कारण स्कूल के वातावरण को अपनाने में सक्षम नहीं हैं। पक्षपात के कारण उपेक्षित किशोर या सीखने की क्षमता वाले किशोर स्कूल छोड़ने वाले। कॉग्निटिव ट्रांसलेशन नीड्स एंड कंसर्न, संज्ञानात्मक संक्रमण, आवश्यकताएं और चिंताएं। बच्चे की तुलना में किशोर उन तरीकों से सोचते हैं जो अधिक उन्नत, अधिक कुशल और आमतौर पर अधिक जटिल होते हैं। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक परिवर्तनों में किशोरों के सोचने, तर्क करने और समझने के तरीके में बदलाव शामिल है। स्वयं और उनका परिवेश। जैसे जैसे किशोर बौद्धिक रूप से परिपक्व होते हैं और संज्ञानात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं, वे खुद को और अधिक परिष्कृत और अलग अलग तरीकों में समझने लगते हैं। बच्चों की तुलना में जो अपेक्षाकृत सरल ठोस शब्दों में खुद का वर्णन करते हैं, किशोरों में जटिल, अमूर्त और मनोवैज्ञानिक आत्म लक्षणों को नियोजित करने की अधिक संभावनाएं होती हैं। आठवां है सेक्सुअल नीड्स एंड कंसर्न, यौन जरूरतें और चिंताएं। किशोरावस्था के यौन अंगों के आंतरिक और बाहरी स्वरूप में नाटकीय शारीरिक बदलाव कुछ किशोरों के लिए बहुत चिंताजनक हो सकते हैं, खासकर उनके लिए जो शर्मीले हैं और जो सवाल पूछना पसंद नहीं करते हैं। लड़कियों में पहले मासिक धर्म के रक्तस्राव से बहुत भयानक चिंताएं पैदा हो सकती हैं। किशोरावस्था में जल्दी यौन संबंध बनाने से प्रारंभिक गर्भावस्था और स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा होता है। यौन संचारित रोग आम है, HIV संक्रमण और एड्स आम होते जा रहे हैं। माता पिता, स्कूलों, परिवार के डॉक्टरों और परिवार नियोजन क्लिनिकों से संवेदनशील समर्थन, स्पष्ट मार्गदर्शन और सेक्स के इन विभिन्न पहलुओं के बारे में सटीक जानकारी आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था की चुनौतियां। शारीरिक विकास से संबंधित चुनौतियां। पहला है शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, जबकि ये परिवर्तन परिपक्वता की एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। यह व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, खासकर जब ये परिवर्तन उनके साथियों की तुलना में जल्दी या देर से होते हैं। शारीरिक परिपक्वता की प्रक्रिया अक्सर किशोरों के लिए समस्याएं पैदा करती हैं। ऊंचाई, वजन और माध्यमिक यौन विशेषताओं के विकास में परिवर्तन अलग अलग उम्र और अलग अलग दरों पर होता है। यह सामान्यता की दुविधा पैदा करता है। साथियों द्वारा डराना, धमकाना और उन साथियों के साथ तुलना करना जो एक अलग दर से विकसित हो रहे हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति के बारे में चिंतित करता है। किशोर तनावग्रस्त हो सकते हैं और आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। खराब पोषण लेने से ऊंचाई में कमी हो सकती है और किशोरों में एनीमिया की एक आम समस्या है। इसका स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों में कम वजन वाले बच्चों के रूप में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किशोरों और उनके माता पिता को विकासात्मक परिवर्तनों में परिवर्तनशीलता के बारे में पता नहीं हो सकता है। किशोर अपनी ऊंचाई और मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए स्टेरॉयड जैसे हानिकारक दवाओं का सेवन कर सकते हैं और उनके बुरे प्रभावों से पीड़ित हो सकते हैं। चैलेंजेस रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित चुनौतियाँ। किशोर अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करते हैं, रिश्ते के मुद्दों के बारे में सोचने का तरीका खोजते हैं, प्रसंस्करण जानकारी के नए तरीकों समझते हैं और रचनात्मक और गंभीर रूप से सोचना सीखते हैं। किशोर ठोस सोच के से विचारों, अवधारणाओं और अमूर्त सिद्धांतों से निपटने की ओर बढ़ते हैं। वे अमूर्त अवधारणाओं और धारणाओं की जुनूनी रुचि रखते हैं और जो आदर्श है उससे वास्तविक क्या है यह समझने में सक्षम है। वे जानकारी को समझते हैं और सफलता और असफलता के चरणों से गुजरने वाली समस्याओं को हल करने के लिए उस समझ पर कार्य करते हैं। अहंकार या स्वार्थ किशोरों की पहचान है। उनके पास यह विचार हो सकता है कि हर कोई उन्हें देख रहा है, जैसे कि वे मंच पर थे। वे अपने विशेष व्यवहार से दूसरे का ध्यान आकर्षित करते हैं। वे अद्वितीय महसूस करते हैं और सोचते हैं कि कोई भी उन्हें और उनकी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। काउंसलरों के लिए इनका महत्वपूर्ण प्रभाव है। रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता एक तरफ किशोरों को नवाचार करने, कठिन परिस्थितियों से दूर होने में मदद करती हैं और दूसरी तरफ लापरवाही से ड्राइविंग, असुरक्षित यौन संबंध, शराब और ड्रग्स लेने आदि जैसे अभिनव और संभावित जोखिम भरे प्रयोगों के कारण परेशानियों को आमंत्रित करती हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विकास से संबंधित चुनौतियाँ।
किशोर अब बच्चा नहीं रहा, वह एक नया व्यक्ति है जो वयस्क रूप से उभर रहा है। स्वयं को समझने और अर्थ दिशा और खोजने की यह प्रक्रिया पहचान निर्माण की ओर ले जाती है। किशोर दूसरों के साथ संबंधों के संदर्भ में स्वयं की अवधारणाओं का निर्माण करता है, फिर भी वह एक स्वतंत्र इकाई स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आत्म खोज की यह यात्रा उनके लिए तनावपूर्ण और चिंताजनक दोनों है। व्यक्तिगत पहचान का निर्माण और समाज के साथ एकीकरण संघर्षों को जन्म देता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता और अस्थिरता किशोरों के लिए अपनी व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना मुश्किल बना देती है, जो कई बार अनुपयुक्त रूप से अत्यधिक हो सकती है, जैसे उत्तेजना, क्रोध, उदासी, अवसाद और शर्मिंदगी। यह अक्सर उपहास, अपमान और शर्मिंदगी की भावनाओं को जन्म देता है और किशोर खुद को घृणा और शर्म महसूस करते हैं। वंचित और अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित किशोरों को व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में कठिनाई होती है। पूर्वाग्रह, क्रोध और आक्रोश जैसी भावनाओं को बहुसंख्यक समाज की ओर निर्देशित कर सकता है। व्यक्तिगत कामुकता और यौन पहचान की खोज उन्हें गंभीर संबंधों, दिल टूटने और परिणामी तनाव में ले जाती है। युवावस्था के दौरान यौन हार्मोन्स पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन उत्तेजना, इच्छा और आग्रह में वृद्धि को ट्रिगर करते हैं। इन्हें फतांसी और हस्तमैथुन के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों के साथ यौन प्रयोग की ओर ले जाता है। असुरक्षित यौन संबंध से अवांछित गर्भाधारण, यौन संचारित रोग और HIV एड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से संबंधित चुनौतियाँ। किशोरों को समाज में अपना स्थान खोजने और उसमें फिट होने की भावना प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें किशोरों को समाज के साथ एकीकरण शामिल है। यह प्रक्रिया सामाजिकरण व्यक्तिगत पहचान की भावना को बढ़ाता है और व्यक्तिगत पहचान के विकास से किशोरों को समाज की अपेक्षाओं और मानकों और मानदंडों से निपटने में मदद मिलती है। यह किशोरों को सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाने की चुनौती देता है। समाज की अपेक्षाएं किशोरों के लिए एक चुनौती पेश करती हैं और उन्हें वयस्कता की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए मूल्यवान है। इन उम्मीदों की पूर्ति स्वयं की सकारात्मक भावना विकसित करने में मदद करती है। किशोर जो समाज की अपेक्षाओं से अभिभूत हैं, वे निम्न स्तर के अपराध से लेकर गंभीर अपराधों तक असामाजिक व्यवहार में वापस आ सकते हैं। प्रदर्शन करने और अपने मानकों की पुष्टि करने के लिए माता पिता की अपेक्षाएं असामान्य रूप से उच्च या अवास्तविक हैं। वे नकारात्मक भावनाएं, संचार अंतराल और असामाजिक व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं। साथियों, माता पिता और समाज के साथ संबंधों में किशोरों की अपेक्षाएं अक्सर पूरी नहीं होती है और यह संघर्ष का कारण बनती है। माता पिता और परिवार पर निर्भरता से दूर हटना और दोस्तों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना एक प्रमुख सामाजिक परिवर्तन है। माता पिता का नियंत्रण संघर्ष और संचार अंतराल की ओर ले जाता है, साथ ही किशोर के जीवन के प्रभाव को निर्धारित करते हैं और उनके व्यक्तित्व का भी विकास करते हैं। हालांकि नकारात्मक सहकर्मी दबाव उच्च जोखिम वाले व्यवहार की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है मोरल एंड स्पिरिचुअल चैलेंजेस, नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियाँ। सामाजिक विकास की प्रक्रिया और व्यक्तिगत पहचान का निर्माण नैतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ साथ चलता है। किशोर को आत्म बलिदान और सामाजिक अनुरूपता के बीच चयन करना कठिन लगता है। पहचान बनाने की प्रक्रिया, साथियों का दबाव, संबंध बनाने की इच्छा और उनकी कामुकता की खोज कठिन चुनौतियाँ पेश करती हैं। अच्छा करने या गलत से बचने की मंशा बड़ों और आमतौर पर समाज के अनुमोदन पर निर्भर करती है। स्पष्ट दिशा के अभाव किशोरों को भ्रमित करता है। नैतिक शिक्षा के आधार पर निर्णय लेना कठिन होता है और इसलिए किशोर अक्सर कानून और व्यवस्था के बीच टकराव में आ जाते हैं। किशोरों में व्यक्तिगत पहचान का निर्माण उनके जीवन में अर्थ खोजने के साथ साथ चलता है। वे विचारों और भावनाओं की जांच करने, उनके बारे में तर्क करने के लिए अपने भीतर देखते हैं। यह उन्हें आध्यात्मिक प्रकृति को सवालों का जवाब तलाशने की ओर ले जाता है। वे किशोर जो पहचान निर्माण के साथ संघर्ष कर रहे हैं और समाज में अपनी जगह पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे सामाजिक मानदंडों के साथ संघर्ष में आ सकते हैं और उन्हें दिशा समझ और सहानुभूति की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ सर्विसेज, AFHS, किशोरों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं। किशोरों के लिए दोस्ताना सेवाएं प्रदान करने की अवधारणा विश्व स्तर पर जोर पकड़ रही है और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में भारत में शुरू किया गया था, यानी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ केयर ऑफ 6A's, किशोर स्वास्थ्य देखभाल के मूल सिद्धांत 6A हैं। पहला है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। किशोर स्वास्थ्य सेवाएं समुदाय में और प्रत्येक किशोर को प्रत्येक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा पर उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा है एसेसिबिलिटी,
अभिगम्यता, सेवाएं आवासीय क्षेत्र के पास होनी चाहिए और ऐसे समय में चलाई जानी चाहिए जब किशोर अपनी पढ़ाई या काम से समझौते किए बिना इनका लाभ उठा सके। नेक्स्ट है अप्रोचेबिलिटी, पहुंच क्षमता। स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के साथ बातचीत करते समय युवा व्यक्ति को सहज महसूस करना चाहिए। चौथा है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए जो किशोरों को स्वीकार्य हो। युवा व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएटनेस, उपयुक्तता। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को आवश्यक देखभाल प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए या रेफरल की आवश्यकता की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी की संदर्भ पुस्तक एक महत्वपूर्ण और उपयोगी उपकरण है। सिक्स्थ है अफोर्डेबिलिटी, सामर्थ्य। किशोरों के लिए सेवा प्रदान की लागत उचित होनी चाहिए और सरकार के लिए धन का मूल्य होना चाहिए। आरकेएस के सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ टीचर, शिक्षकों की भूमिका। किशोरों को बहुत अधिक आश्वासन की आवश्यकता हो सकती है, खासकर यदि वे अपने दोस्तों की तरह तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं या परिपक्व नहीं हो रहे हैं और उनके माता पिता कम चिंता कर सकते हैं। यदि उन्हें याद है जिस उम्र में ये परिवर्तन होते हैं उनमें बहुत अंतर होता है। किशोरों की आवश्यकताएं और चिंताएं बुनियादी परामर्श सेवाएं प्रदान करती हैं और उन्हें संदर्भित करती हैं। उन्हें जीवन कौशल विकसित करने और जहाँ भी और जब भी आवश्यकता हो उनका उचित उपयोग करने में मदद करें। समझता है कि महत्वपूर्ण सोच, निर्णय लेने की और समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जिन्हें सिखाने की आवश्यकता है। किशोरों के स्वास्थ्य विकास को प्रभावित करने वाली चुनौतियों या कठिनाइयों के संकेतों को देखता है और उन पर ध्यान देता है। किशोरों और युवा वयस्कों के स्वस्थ विकास का समर्थन करने वाला, देखभाल करने वाला वातावरण स्थापित करना किशोरों और युवा वयस्कों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवारों और अन्य वयस्कों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ज्ञान कौशल और पूछताछ के तरीकों और वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों से जोड़ने के लिए छात्रों को अंतः विषय और एकीकृत सीखने के अनुभव प्रदान करता है, जिसमें कई पाठ्यचर्या क्षेत्र शामिल हैं। उम्र सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के महत्व को समझता है, जिसमें किशोर और युवा वयस्क विकसित होते हैं। प्रत्येक छात्र की अद्वितीयता और योगदान को महत्व देता है जो प्रत्येक समाज के लिए कर सकता है। नेक्स्ट है इस विकासात्मक अवधि में छात्रों के प्रति सकारात्मक, उत्साही और प्रतिबद्ध व्यक्तिगत विकासात्मक अंतरों की श्रेणी का सम्मान और सराहना करता है। छात्रों को उनके पारस्परिक, समुदाय और सामाजिक जिम्मेदारियों से संबंधित गतिविधियों में संलग्न करता है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन को बनाए रखता है जो छात्रों को स्वनिर्देशित होने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है हमारा विविध पारिवारिक संरचनाओं की जटिलता और एक किशोर और युवा वयस्क के साथ विकास में परिवार की भूमिका को समझता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की भूमिका। सामान्य जीवन प्रगति की सराहना करता है जिसमें किशोरावस्था और युवावस्था का एक हिस्सा है। किशोर के मुद्दों और चिंताओं को समझता है। किशोर के स्वस्थ विकास को प्रभावित करने वाली चुनौतियों या कठिनाइयों के संकेतों को देखता है और उन पर ध्यान देता है। परिवारों में एक देखभाल करने वाला वातावरण स्थापित करें जो किशोरों और युवा वयस्कों के स्वस्थ विकास का समर्थन करता है। किशोरों के साथ महत्वपूर्ण ज़रूरतें और उनकी चिंताओं पर उनके साथ संवाद करने के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताएं। किशोरों और युवा वयस्कों के लिए बड़े समाज के संदर्भ में निर्णय लेने और व्यक्तिगत लक्ष्य बनाने के अवसर पैदा करता है। स्कूल और सामुदायिक संसाधनों में अवगत है जो किशोरों और युवा वयस्कों के स्वस्थ बौद्धिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास का समर्थन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लर्निंग स्ट्रेटजीज फॉर टीचिंग एडोलेसेंस, शिक्षण किशोरावस्था के लिए सीखने की रणनीतियाँ। किशोरों को अपने शिक्षकों द्वारा निर्देशित करने की आवश्यकता है। शिक्षक को अपने बच्चों में आत्मविश्वास जगाना चाहिए, उसे सीखने की रणनीतियों का संचार करना चाहिए और कागज पर अपने ज्ञान को सही और प्रभावित ढंग से प्रस्तुत करने का कौशल विकसित करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षक को सभी प्रकार के सीखने में सभी बच्चों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। इस स्तर पर छात्रों ने काल्पनिक सोच विकसित की है, इसलिए शिक्षक को एक समस्या का प्रस्ताव देना चाहिए और छात्रों को परिकल्पना बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। उसे बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उसे बच्चे की कम उपलब्धि के कारणों को पहचानना चाहिए। बच्चों की समस्या को जानने के बाद शिक्षक को उनके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक को तनाव से निपटने के लिए रणनीति भी विकसित करनी चाहिए ताकि बच्चे तनाव मुक्त वातावरण में सीख सकें और रह सकें।
कक्षा में समूह गतिविधियों की शुरुआत करें और साथियों के साथ सहयोगात्मक और इंटरैक्टिव सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। शिक्षक को न केवल सीखने की में सुविधा प्रदान करने वाले के रूप में कार्य करना चाहिए, बल्कि छात्रों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन। किशोरावस्था शिक्षा में मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। किशोरों को शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों से निपटने और निर्णय लेने के कौशल विकसित करने के लिए प्रदान करना। व्यक्तियों को अपने मुद्दों को स्पष्ट करने और अपने अधिकार को जानने, शर्म और भय का सामना करने और आत्मसम्मान का निर्माण करने में सक्षम बनाना। जाति, वर्ग, धर्म, सांस्कृतिक मान्यताओं आदि पर भिन्न किशोरों की विषम प्रकृति से निपटने के लिए सहभागी, गैर निर्णयात्मक और गैर निर्देशात्मक और प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण प्रदान करना। युवा लोगों की ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए लचीलापन प्रदान करना और उन्हें निर्देशात्मक होने के बजाय गंभीर रूप से सोचने, विश्लेषण करने और सीखने का अनुमान लगाने के अवसर प्रदान करना चाहिए। एडोलेसेंस एजुकेशन, किशोरावस्था शिक्षा। भारत सरकार ने सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम एईपी को लागू करने का निर्णय लिया है। किशोरावस्था शिक्षा का उद्देश्य किशोरों की चिंताओं का जवाब देना है, विशेष रूप से वे चिंताएं जो अभी तक पूरी तरह से स्कूली पाठ्यक्रम द्वारा आत्मसात नहीं की गई हैं। किशोर शैक्षिक कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए गैर महत्वपूर्ण आवश्यकता। किशोरावस्था शिक्षा का समग्र उद्देश्य किशोरों को सटीक, आय उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना, स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों को प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकसित करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, एईपी। एईपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम एईपी के उद्देश्य सह पाठ्य चर्चा गतिविधियाँ सीसीए को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से किशोरावस्था की चिंताओं का मुकाबला करने और प्रबंधन के लिए मूल्यवर्धित जीवन कौशल विकसित करना। छात्रों को बड़े होने की प्रक्रिया, एचआईवी एड्स और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में सटीक ज्ञान प्रदान करना। बड़े होने की प्रक्रिया, एचआईवी एड्स और मादक द्रव्यों के सेवन के प्रति स्वस्थ व्यवहार और जिम्मेदार व्यवहार विकसित करना। लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण संस्था की भूमिका, घर और स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। सोशलाइजेशन, सामाजीकरण। शब्द सामाजीकरण सामाजिक कौशल प्राप्त करने के तरीके या मूल्यों और परंपरा को आत्मसात करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसे अधिक व्यापक रूप से सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को सीखता है जिससे वह भाग लेता है और उन मूल्यों और मानदंडों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजीकरण के प्रकार। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलती है। यह व्यक्ति की भूमिकाएं उसके सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है। सामाजीकरण एक अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें एक शिक्षार्थी के कई पहलुओं को शामिल करना चाहिए। शिक्षार्थी सामाजिक मूल्यों को सामाजिक संस्कृतियों, समाज समूह आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल करके बहुत कुछ सीखते हैं। समाज में भागीदारी चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से सामाजिक मानदंडों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से सीखने की तुलना में बहुत उत्तम है। समाज में जो कुछ भी संप्रेषण करते हैं उसकी प्रकृति समाज के साथ उसकी अंतःक्रिया के प्रभाव से निर्धारित होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजीकरण के सिद्धांत। सामाजिक परंपराओं, शिष्टाचार, रीति रिवाज आदि से समाज के नए सदस्यों को परिचित कराना। समाज के सदस्यों को लगातार बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने के लिए तैयार करना। सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा का नेतृत्व करना। विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना। प्रत्येक एकल बच्चे को व्यक्तिगत विकास को प्राप्त करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नियंत्रित करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार। 5 प्रकार होते हैं समाजीकरण के। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। यह शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान होता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहाँ बच्चे को बचपन से वर्षों में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख माध्यम परिवार है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चों को अपनी संस्कृति का बहुत कम ज्ञान होता है। परिवार के माध्यम से ही एक बच्चे को पता चलता है कि किसी विशिष्ट समाज में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन।
यह तब होता है जब बच्चा बालावस्था के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में आ जाता है। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में पड़ोस, विद्यालय और सहकर्मी समूह जैसे माध्यम से शुरू होता है। इस चरण में के दौरान पड़ोस, स्कूल और दोस्तों के समूह जैसे सामाजिकीकरण के कुछ अन्य माध्यम बच्चों को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाने लगते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय बच्चों के मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं को प्राप्त करने तथा बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों का विकसित करने में मदद करते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। यह एक सामाजिक संस्था में व्यवहार सीखने या सामाजिक कौशल विकसित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशात्मक समाजीकरण। यह मानसिक पूर्वाभ्यास, मूर्त योजनाओं और मूल्यों और धारणाओं में सूक्ष्म परिवर्तन को संदर्भित करता है जो सामाजिक भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन, पुनः सामाजिकरण। यह पूर्व व्यवहार स्वरूप को त्यागने और एक जीवन में परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह पूरे मानव जीवन में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। एक शिशु के रूप में बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले आमतौर पर माँ, पिता या परिवार के सदस्य के बीच मजबूत संबंध स्थापित होते हैं। सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बालावस्था में सामाजिक विकास। पूर्व बालावस्था में सामाजिक विकास अन्य बच्चों के साथ मित्रता होती है, खुद की तुलना दूसरे बच्चों और बड़ों से, दूसरे लोगों के विचार और भावनाओं की समझ, अन्य बच्चों और मेकअप गेम्स के साथ खेलने की पहल। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की समझ, दूसरों को बोलते हुए सुनना। सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था के दौरान विकासात्मक कार्य। इस स्तर पर वह अपनी उम्र के साथियों के साथ मिलना सीखता है। उपरोक्त से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में पूर्व बाल्यावस्था में शुरू होता है। तो इसी के साथ धन्यवाद। पहला यूनिट खत्म होता है जो कि अध्ययन मंत्रा पब्लिकेशन का की बुक है। बेसिकली मेरा पर्पस ये है कि जो बच्चे इस बुक को नहीं खरीद पाए हैं या नहीं परचेज कर पाए हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से पूरा यूनिट वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं और अपना विचार, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि अगर आप नेक्स्ट यूनिट के बारे में ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करें और ज़रूर देखें और दोस्तों से भी शेयर करें जो इस बुक को नहीं परचेज कर पा रहे हैं या कहीं से उनको समझ में नहीं आ रहा है या जो किसी कोचिंग से कोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ें और मेरा कोई पर्पस नहीं है। और ये अध्ययन मंत्रा पब्लिकेशंस की बुक है जो भी मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसको मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, इसके पाँचों यूनिट, और पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेगा पूरा। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं इसका सेकंड यूनिट तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।